दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से दो लोगों को इनकार कर दिया। ऐसे में इस बीच में एक कानून, उसका प्रभाव, उसकी परिभाषा राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गई है। जी हां, आज हम उसी कानून की बात करेंगे, यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के विषय में बात करेंगे। क्या आखिर वो ऐसे मानदंड इसमें बनाए गए हैं जिसके तहत अगर ये प्रमाणित हो जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा किया गया कृत्य टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है तो इसमें जमानत नहीं मिलती है। आइए जानते हैं यूएपीए के विषय में, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। दरअसल इस कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उस निर्णय में इस कानून के प्रावधानों को एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में भी लाया है, क्योंकि इसके अगेंस्ट भी कुछ बातें कुछ लोगों के द्वारा कही जाती हैं, कुछ सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वास्तव में इसमें प्रोविजंस क्या क्या हैं। तो दो व्यक्ति थे जिनका नाम आप देख सकते हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम। इनको जमानत देने से इनकार कर दिया गया, लेकिन इन्हीं के साथ 5 अन्य लोग थे जिनको की जमानत दे दी गई। अब वो कौन से ऐसे रीजन है, जो कौन से ऐसे प्रावधान हैं इसमें सम्मिलित जिसकी वजह से ये जमानत इनको नहीं मिल पाई है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूएपीए, इसका इतिहास क्या है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो देखिए, यूएपीए की अगर बात करें तो इसकी जरूरत कब पड़ी, 1967 से ये अस्तित्व में आया, क्योंकि उसी समय नक्सलबाड़ी में एक किसानों का विद्रोह हुआ था। उसमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर कुछ कुछ प्रश्न खड़े हुए, तब इसकी जरूरत महसूस की गई और 1967 से यह अस्तित्व में आया। आज के समय में इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर इसकी बात करें तो भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो अखंडता है, उसको अगर खतरे में डालने वाला कोई भी गैर कानूनी, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो संगठन हो, पहले इसमें केवल संगठन थे, अब व्यक्ति भी इसके दायरे में आते हैं, तो उनको इससे रोकना है ताकि भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और अखंडता पर किसी तरह की आंच ना आने पाए। इसके इतिहास को देखते हैं तो 1963 में जो 16वां संविधान संशोधन था, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। कैसे लागू हुआ, तो राष्ट्रीय एकता परिषद थी, उसने राष्ट्रीय एकता समिति बनाई और राष्ट्रीय एकता समिति की सिफारिश पर ही 16वां संविधान संशोधन आया। और उसमें यह कहा गया कि जो अनुच्छेद 19 है, यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता देता है, उस पर भी उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसको ध्यान में रखते हुए, तो भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद 2004 में आतंकवादी कृत्यों को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया, यानी कि आतंकवादी कृत्य को भी इसमें जोड़ दिया गया। कोई अगर करता है ऐसा तो इसके अध्याय 4 के अंतर्गत उस पर भी कार्रवाई होगी। और जब टाडा 1987 और पोटा 2002 में उनके जाने के बाद ये और मजबूत होगा, इसका और महत्व बढ़ जाता है। अब देखिए, इसमें संशोधन की भी बात करेंगे तो ये तो इसकी पृष्ठभूमि थी, यानी कि नक्सलवाड़ी किसान विद्रोह से ये शुरू हुआ और बाद में इसमें समय समय पर संशोधन भी हुए। वर्तमान स्वरूप में अभी यह हमें दिखाई देता है। यानी कि इसमें अगर बात करें तो 2008 में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक संशोधन होता है, फिर उसी संशोधन के तहत एनआईए की स्थापना होती है। उसके बाद यहीं पर संपत्ति को फ्रीज किया जाना, कुर्क किया जाना, जब्त किया जाना, ये सारे प्रोविजंस इसमें शामिल कर दिए गए। फिर 2013 में इसमें एक और संशोधन किया गया और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि आर्थिक रूप से अगर आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आतंकवाद का वित्त पोषण करने के लिए आप अगर पैसे का सदुपयोग करते हैं अपने हिसाब से, हालांकि वो देश के लिए दुरुपयोग है, तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल होगा। साथ ही साथ 2019 में फिर से इसमें संशोधन हुआ, व्यक्तियों को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है। इससे पहले केवल संगठन इसके दायरे में आते थे, लेकिन कई बार यह देखा गया कि एकल रूप से अगर कोई व्यक्ति भी किसी बड़े समूह को सपोर्ट कर रहा है तो वो भी आतंकी गतिविधि मानी जाएगी। अगर इसके स्पष्ट साक्ष्य होते हैं तो एकल रूप से भी अब व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकता है। ये 2019 में संशोधन के बाद इसमें इस प्रावधान को जोड़ा गया। इसके अलावा साइबर आतंकवाद, जो कि एक नया तरीका था, यानी कि आप इंटरनेट के माध्यम से अगर सरकारी ऐसे संस्थान हैं उनकी साइट्स को आप हैक कर लेते हैं या उसमें किसी बड़े संस्थान से कोई बड़ी इंफॉर्मेशन को आप लीक कर लेते हैं, तो ये सारी चीजों को साइबर आतंकवाद के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया। परमाणु आतंकवाद संधि 2005 की जो शर्तें हैं उसको भी इसमें जोड़ दिया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से परमाणु आतंकवाद संधि 2005 के तहत जो चीज आतंकवाद की श्रेणी में आती है उसको विश्व के अन्य देशों में अगर ऐसा माना जाता है तो भारत में भी ऐसा माना जाएगा। परमाणु सामग्री जैसे कोई है उसका अगर आप दुरुपयोग करते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ लेके आप बम बनाते हैं, तो वो सारी चीजें 2019 के संशोधन में यूएपीए में ऐड कर दी गई। तो 1967 का सफर 2019 के संशोधन से अद्यतन हुआ। अब यहां पर देखिए, मुख्य रूप से जो बात आती है, ये सारे प्रोविजंस जिस पर हमने चर्चा की, ये सारे संशोधन 2008, 2013, 2019 के बाद मेन बात आती है कि अब इसमें जमानत क्यों नहीं हो रही है, जमानत
न होने के पीछे का कारण क्या है, तो उस पर अब चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन कोर्स। और इस कोर्स को बेहतरीन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स की जो कीमत है वो केवल 24,999 रुपए है। और ये भी वास्तव में इसकी कीमत नहीं है। अभी अगर इस कोर्स को आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी जीएस की जो संपूर्ण तैयारी है, यानी कि प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी, वो आपकी होगी 14 माह में ही कंप्लीट होगी। इसकी वैलिडिटी 18 माह तक है। 1250 प्लस घंटों की इसमें कक्षाएं मिल रही हैं। इसमें करंट अफेयर्स के पूरे 2 साल के जो आपके करंट अफेयर्स हैं कवर किए गए हैं, उसकी क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा, आपको प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें। माध्यम की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ये उपलब्ध है। अब देखिए, जब ऑफलाइन बैच में आप एडमिशन लेने जाएंगे तो ये की पूरी फीस वहां एडजस्ट कर दी जाएगी। तो एक तरह से ये कोर्स आपके लिए निःशुल्क हुआ। तो अभी से अपनी बुनियाद मजबूत करिए और आगे की तैयारी को पुख्ता करिए। इस फीस में भी आप अतिरिक्त डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप अमिताभ कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो अमिताभ कोड का इस्तेमाल करिए, इसमें अतिरिक्त छूट का भी लाभ उठाइए। बैच के बारे में बात करें तो हिंदी माध्यम का बैच प्रारंभ हो चुका है। इंग्लिश मीडियम 6 जनवरी से और इंग्लिश मीडियम 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। कूपन कोड अमिताभ अतिरिक्त छूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि इसके तहत, यूएपीए के तहत अगर किसी के ऊपर चार्ज लगता है और वो प्रमाणित हो गया प्रथम दृष्टया ही, तो जमानत नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? देखिए, एक बात करें, ये पहले तो अगर ये प्रमाणित हो जाए कि आपने साजिश या योजना बनाने में आपकी प्रत्यक्ष भूमिका रही है, या आपने किसी भी गतिविधि को जो आतंकी गतिविधि की श्रेणी में उसमें कोऑर्डिनेट किया है, या आप कोई भी डायरेक्टिव रोल उसमें निभा रहे हैं, निर्देशात्मक भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि आप दूर रह के ही किसी को निर्देश दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें आतंकवाद की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं इस यूएपीए एक्ट के तहत। अब देखिए, इसमें यह साफ तौर पर कहा गया है यूएपीए की धारा 15 के अंतर्गत कि अगर कोई इस तरह का कृत्य भारत की जो एकता को, भारत की जो अखंडता को, भारत की सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाला है, कोई भी ऐसा कृत्य आप देश को तोड़ने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने के लिए करते हैं, तो इस तरह का कृत्य आतंकी कृत्य के अंतर्गत माना जाएगा। यानी टेररिस्ट जो एक्टिविटी है उसके अंतर्गत इसको माना जाएगा। और जनता में आतंक फैलाने के उद्देश्य से भी अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो भी आतंकी कृत्य यानी कि टेरर एक्ट के अंतर्गत माना जाएगा। अब इसमें एक अन्य शब्द भी जोड़ा गया। वो शब्द था कि आतंकी कृत्य में ये सारी चीजें बताने के अलावा इसमें कहा गया कि एनी अदर मीन्स व्हाट्सओवर। एनी अदर मीन्स व्हाट्सओवर का मतलब किसी भी अन्य माध्यम से भी अगर ऐसा आप करते हैं तो भी इसी श्रेणी में माना जाएगा। अब यहां पर विपक्षी लोगों का तर्क यह है कि जो किसी भी अन्य माध्यम, ये जो शब्द जोड़ दिया गया इसमें, तो लोग ये कहते हैं कि अगर कोई चक्का जाम कर रहा है तो तब तो वो भी इसकी श्रेणी में आ सकता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि देखिए, चक्का जाम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो ठीक है, लोकतंत्र में विरोध अधिकार है, लेकिन यह देखा गया, यहां पर देखा जाएगा ऐसी स्थिति में कि जो आतंकी कृत्य की पहचान सिर्फ हथियार नहीं है, उसके हाथ में हथियार हो ये जरूरी नहीं है, उसके इरादे क्या है, उसका इंटेंट क्या है। अगर चक्का जाम किया जा रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी साजिश को अंजाम देने के लिए चक्का जाम किया जा रहा है। साथ साथ अगर कोई योजना डिजाइन की जा रही है तो उस योजना का ये हिस्सा तो नहीं है। साथ साथ इस कृत्य का इंपैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर प्रथम दृष्टया ही लगता है कोई साधारण काम भी किसी विशेष उद्देश्य से किया जा रहा है, किसी विशेष काम को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है, इंटेंट उसका सही नहीं है, किसी संरचना डिजाइन का वो पार्ट है जो कि आतंकी कृत्य से संबंधित है, तो इसको भी आतंकी घटना माना जाएगा। ये जरूरी नहीं कि पहली नजर में ही उसके हाथ में हथियार ही नजर आए। तो इस तरह से किसी अन्य माध्यम को जोड़ा जाना इस कानून की धारा 15 जो है, अगर किसी भी तरह से ये लगता है कि वो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता के लिए खतरा है, तो इसके अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत इसमें जमानत नहीं मिलती। अन्य कानूनों की तुलना में यह सख्त भी है, क्योंकि अन्य कानूनों में रिमांड की अवधि की बात करें तो 15 दिन की होती है, इसमें 30 दिन की होती है। अन्य जगहों पर चार्जशीट के लिए जो सामान्य रूप से 90 दिन की एक समय सीमा बनाई गई है, इसमें 180 दिन की होती है। इसी तरह से जमानत का आरोप जो है, अगर प्रथम दृष्टया ही यह प्रमाणित हो गया तो जमानत नहीं भी मिलती है। इसी वजह से जिन 2 व्यक्तियों को जमानत नहीं दी गई, ये आधार हो सकते हैं। इसके अलावा दायित्व की भी बात करें तो यह दायित्व उस अभियुक्त पर छोड़ दिया जाता है कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो प्रमाणित करे कि यह आरोप गलत है। तो ये इसकी धारा 15 है। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? विकल्प आपके सामने है, 1951, 1963, 1967 या 1975, 1975। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल
इस नाम से आप टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। वहां पर इस कार्यक्रम की आपको लिंक मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को समाप्त करते हैं। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।